गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड, जो इससे पहले भी पढ़ाया था, यूजिंग जीडीपीएमपी। समझ लीजिए जीडीपीएमपी एक जीबीएमपी था, अब जीडीपीएमपी है। तो इसमें समझना है हमें, ये फॉर्मूला है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल है और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए क्या होता है, जीबीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीबीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीबीएमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। देखिए इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये आप जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। साथ में हम स्पेशली एग्रीकल्चर नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के बाद जिन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और उसके साथ एलाइड एक्टिविटीज भी आती हैं। जो एलाइड एक्टिविटीज में क्या आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या किया जाता है, जैसे कि पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है और हॉर्टिकल्चर जैसे बागवानी है। ये सब एलाइड एक्टिविटीज आती हैं, ये भी आ जाती हैं। और जो हम सीधे सीधे जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। ये सब चीजें उसमें आती हैं। तो आप ये समझ नहीं होंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन करते हैं वो आती है। साथ में एलाइड एक्टिविटीज जैसे पशुपालन, मछली पालन आदि, ये सब चीजें आती हैं। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर, यानी कि एक तरह की वस्तु को जब दूसरी तरह की वस्तु में बदल दिया जाता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन किया जाता है, दूसरी चीज बनाई जाती है उससे, तो उसे क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। निर्माण कार्य जो भी होते हैं, जहां हम सपोज हम एक रॉ मटेरियल में कोई चीज लाते हैं, जैसे लकड़ी लाते हैं, उसका एक चेयर बना देते हैं या टेबल बना देते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उससे एक वस्तु बन जा रही है दूसरी। तो इस तरह से वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर यानी कि थर्ड जो हमारा सेक्टर है इकोनॉमी का, वो टर्सरी सेक्टर है। उसमें क्या आ जाती है, सर्विसेज, सेवाएं आ जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर्स की सेवाएं हैं, इंजीनियर्स की सेवाएं हैं, टीचर्स की सेवाएं हैं, बैंकिंग है, रेस्टोरेंट है, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं एक्सेट्रा। जितना भी आपको जो सर्विसेज सेवाएं जहां भी मिल रही हैं वो सारी टर्सरी सेक्टर में आती है। तो ये अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये तीनों चीज जोड़ करके, ऐड करके, जीबीएमपी ग्रॉस वैल्यू एडिड तीनों का ऐड करके, तो उसे बोल देते हैं जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाता है। ध्यान रखना, इन तीनों को ऐड करने के बाद जीडीपीएमपी ही बनता है। और जीडीपीएमपी में अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस का नेट बन जाता है। डेप्रिसिएशन माइनस करने पर ग्रॉस का नेट बन जाता है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, केवल ग्रॉस का नेट बना दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया मार्केट प्राइस पर। और उसके बाद हमें क्या बनाना है, एमपी से एफसी बनाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनानी है, तो मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़े होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको हटा दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एफसी हो गया। एनडीपी ऐसी है, यहाँ एफसी हो गया, एनआईटी माइनस कर दिया। अब फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब हमें बनाना क्या है, तो नेशनल इनकम निकालनी होती है। तो नेशनल इनकम को हम एनएनपी-एफसी कहते हैं। तो एनएनपी-एफसी बनाना है तो देखो एन यहाँ है, पी यहाँ है, एफसी यहाँ है, एफसी यहाँ है क्या। अब यहाँ डी का एन बनाना है, ये डी फॉर
डोमेस्टिक एंड एन फॉर नेशनल। डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाएंगे, कोई घरेलू जो है डोमेस्टिक इनकम है हमारी, उसे नेशनल इनकम में जाएंगे पूरी, तो नेशनल इनकम में हम एब्रॉड से जो चीजें आती उन्हें भी, जो फैक्टर इनकम से एब्रॉड से आती उन्हें भी ऐड कर देते हैं। तो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसे भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो NNPFC बन जाता है। यहाँ NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ध्यान से समझने वाली बात है। जहाँ फ्रॉम एब्रॉड लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होता है फ्रॉम एब्रॉड, जहाँ लिखा होता है वहां तो ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे देश में जुड़ जाती है। टू एब्रॉड लिखा है जहाँ नेट फैक्टर इनकम टू यानी कि जा रही है, तो वहां पर माइनस कर दिया जाता है NFIA। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड लिखा है तो माइनस कर दिया जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू एडिड मेथड से ये NNPFC निकाल सकते हैं। अब ये दोनों चीजें, दोनों मेथड हो गया आपका। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता दिया हुआ तो हम ये ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम GVA MP निकालने को आ जाता है या सेल्स निकालने को आ जाता है, तो हम फिर उसको उसी तरह से उस फॉर्मूले में जो इससे पहले लिखा था उसमें कर लेते हैं। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तब जब न्यूमेरिकल करते रहेंगे तो समझ में सब चीजें आ जाएंगी। ये तो थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ा सा उसकी थोड़ी है। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये एक एक चीज क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए आप करते हैं एक न्यूमेरिकल और फाइंड आउट करना है NBFC। और NBFC निकालने के लिए पहले GVA MP का फॉर्मूला लिखते हैं। GVA MP इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। GVA MP इक्वल टू सेल्स कितनी है 100 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक 10। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सॉरी वैल्यू लिखनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50। अब यहां पर 100 प्लस 10, 20 में से 10 हो गया, माइनस 50, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60। ये आ गया GVA MP। अब हमें निकालना है NBFC। तो अब यहां देखो GVA MP से NBFC निकालना बहुत इजी रहेगा। ग्रॉस से पहले नेट बना लेते हैं इसको। NVA MP एक एक स्टेप एक बार में करेंगे। तो अब यहां ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या माइनस किया जाता है, डेप्रिसिएशन। डेप को माइनस कर दीजिए ग्रॉस से नेट बनाने के लिए। तो यहां माइनस डेप कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन 12 दे रखा है, माइनस 12 48 हो गया। अब NVA MP इज इक्वल टू 48। अब इसमें NVA FC निकालना है हमें। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नेट
नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एनआईटी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स ना तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स दिखाई दे रहा है, कहीं ना एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, एक्साइज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो यहाँ एक्साइज जो है, एक्साइज ड्यूटी वो 15 है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है ही नहीं तो 0 मान के चलो। तो 15 माइनस 0 इक्वल टू 15। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस 15 कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ये माइनस करके 33, ये 33 आंसर आना था। तो NVAFC इक्वल टू 33। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर जब NVAFC निकालना है, हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, उसमें हमने क्या कहा, GVAMP पहले हम, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये सब सेल्स वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम NVAFC नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ये वैल्यू कहां से रखेंगे उसमें, क्योंकि हमें दे रखा है सेल्स दे रखा है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो वैल्यू हम डायरेक्ट उसमें नहीं रख सकते। तो इसलिए ध्यान देने वाली बातें हैं। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको नहीं भी लिखे तो आपको फॉर्मूला चाहिए ये याद हो जाए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू यही होती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। तो यहाँ सेल्स भी दे रखी है, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रहा है, तीनों वैल्यू पुट अप कर दी और इसको कैलकुलेट करके हमारा आ गया GVAMP 60। अब GVAMP निकालने के बाद अब NVAFC निकालना बहुत इजी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेट माइनस करना पड़ता है, डेट माइनस कर दिया, और फिर MP से FC बनाने के लिए NIT माइनस करना, NIT माइनस कर दिया, 33 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल्स। सेल्स निकालने के लिए फॉर्मूला सेम वही है, GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ हमें समझना क्या है कि हमें NVAFC दे रखा है, गिवन में हमें NVAFC दे रखा है। तो हम इसको पहले GVAMP, क्योंकि हमें जब ये वैल्यू पता होगी, ये वैल्यू पता होगी और ये पता होगी, तभी हम ये निकाल सकते। जब हमें ये वैल्यू पता होगी, ये पता होगी, ये होगी, क्योंकि NVAFC में ये सेल्स नहीं आ रहा है कहीं, तो इसलिए डायरेक्टली इससे जो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ समझने वाली बात है। तो पहले हम इसको NVAFC GVAMP का NVAFC कैसे बनेगा, यानी कि GVAMP कैसे बनेगा NVAFC से, तो उसमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। जैसे यहाँ समझ लीजिए NVAFC कितना है, 560, और इसको हमें ग्रॉस बनाना है GVAFC। एक एक स्टेप एक बार करेंगे। नेट से ग्रॉस बनाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ना है, क्योंकि नेट में अगर डेप जोड़ेंगे तो ग्रॉस बन जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, डेप्रिसिएशन देगा 60। अब इसके बाद अब हमें GVAMP बनाना है, तो FC से MP पे जाना है। GVAMP इसमें बनाने के लिए प्लस NIT जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, NIT जोड़ेंगे, NIT
अब NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर गिवन है, यहाँ देखिए कि डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी नहीं दिया है, सब्सिडी 0 मान के चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी नहीं दिया है। अगर सब्सिडी होती तो इसमें से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में से, लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सब्सिडी 0 मान के चलो, तो NIT भी यही हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 में और प्लस करके चले, तो अब ये FC से MP बन गया 680 GVA-MP। अब यहाँ पर GVA-MP की वैल्यू आ गई, GVA-MP इक्वल टू, अब यहाँ समझना है आपको, GVA-MP आ गया, ये फॉर्मूला सेम है, GVA-MP 680 इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक सीधा सीधा दे रखा है -30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन एक ही बात है, 1000 गिवन है। तो अब हम सेल्स निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सेल्स, अब 1 + 1 माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और -1000 सेल्स और -1030, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 1030 हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 680 + 1030, ये इधर ट्रांसफर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू सेल्स। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, 680 और 1030, 1710 इक्वल टू सेल्स। ये आंसर आना था 1710, तो ये आंसर हमारा निकल गया। तो इस तरह से हम GVA-MP सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आप इसके बेसिक्स अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर ये बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं।